लास्ट क्लास हमने जितना किया उसका एक छोटा सा रिकैप लेना चाहिए। तो देखो लास्ट क्लास हमने क्या किया, हमने किया जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत ही फंडामेंटल सेंटेंस। जीएसटी लगती है सप्लाई के ऊपर एंड सप्लाई समथिंग मोर देन सेल्स। हमने किया कि जीएसटी इंडिया में डुअल मॉडल टैक्सेशन है। क्यों है ये मैंने बताया आप लोग को। सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्स लगते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई है तब तो ऐसे ही लग जाता है सीजीएसटी, क्योंकि ये है ही डुअल मॉडल टैक्स। पांडे जी बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। और यदि इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी क्यों लगता है ये लॉजिक मैंने बताया, और ये बता दिया आईजीएसटी का आधा पैसा सेंट्रल के पास जाता है, आधा पैसा स्टेट के पास जाता है। फिर मैंने आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया। यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी लगती है, क्यों लगती है ये भी बता दिया। 8 में से 2 यूनियन टेरिटरी में अपना अपना जीएसटी लगता है, मतलब दिल्ली जीएसटी अपना अपना जीएसटी लगता है, और बाकी में सब में यूटीजीएसटी लगता है। फिर मैंने ये भी बताया कि इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो जाए तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ये सब हम लोग कर लिए। फिर हमने जीएसटी में कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हो गए ये बताया। तो ये सारे सेंट्रल टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। एक्साइज बोले तो खत्म, वैट बोले तो खत्म, सॉरी सेंट्रल टैक्स। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बोले तो खत्म। अरे तो नाम और बताओ यार। सर्विस टैक्स बोले तो खत्म। एक और किताबी बातें है कि सीवीडी 3135 खत्म। आपने नाम सुना है क्या सीवीडी 3135 खत्म? व्हाट इज सीवीडी 31 एंड 35? 5 मिनट बात कर लो, चीजें छोड़ नहीं सकते अपने, हाँ लेते हुए चलना पड़ेगा। व्हाट इज सीवीडी 31 एंड व्हाट इज सीवीडी 35? ये दोनों टैक्स लगते हैं कस्टम लॉ वाले। यदि आप कस्टम लॉ थोड़ा बहुत जानते हो तो, थोड़ा बहुत जानते हो? 0? चलो ठीक है। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, यहां से बातें स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स, और ये है हमारा इंडिया का कंज्यूमर। बताओ इंडिया का कंज्यूमर देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है? महादेशभक्त है। हाँ, हाउडी मोदी में कोई नहीं नाचा, इंडिया वाले नाचे। हम लोग बहुत भयंकर देशभक्त है। हमारी देशभक्ति की दुनिया मिसाल देती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या ना, दिवाली के दिन भारत माता की पूजा नहीं करते, हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो हमारे अंदर देशभक्ति और संस्कार मिले जुले हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लेट्स सी क्या हो रहा है। पांडे जी बच्चे अभी भी अंधेरे में बैठे, आप क्या लाइटिंग दी हो? सुन ना, 2 मिनट रुक जाना। हाँ, वो लाइट जलाने से ये लाइट जलेगा, और बाकी 2 लाइट। हाँ, जो भी हो, यदि ये प्रॉब्लम है तो फिर सॉल्व करिए ना आप। फिर ये जला दिया आपने। पीछे रोशनी दे, पीछे रोशनी देने से कॉपी में नहीं आता। चलो पंडित जी आप अपना छोड़ो ये सब दुकानदारी, हम अपना दुकानदारी शुरू करें। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो है ना, ये भारत माता तो बहुत चाहता है, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करता है। अब इसको कुछ सामान चाहिए, तो ये इस दुकानदार के पास गया, बोला दोस्त तू इंडियन है, इंडियन भाई, तू एक काम कर, बता कितने में देगा सामान? बोला 100 रुपये में। बोला ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। बोल के तो आया इंडियन भाई, लेकिन इसने हाथों हाथ गूगल में सर्फिंग किया, तो गूगल में मालूम पड़ा 90 रुपये में सामान मिल रहा है। लेकिन वो सामान मिलेगा कहाँ से? अमेरिका से, चाइना से, किसी और कंट्री से, फ्रांस से, इटली, तो 90 में मिल रहा है। अब बताओ ये क्या करे? एक तरफ भारत माता जो बोल रही है इससे दे,
और एक तरफ लक्ष्मी माता जो बोल रही है उससे ले, किससे लेगा? तो भैया लक्ष्मी माता। इसने बोला भैया ठीक है, तू 100 में दे रहा है, मैं तो 90 में मिल रहा है। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट बना, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो वर्ल्ड का कहीं ना कहीं बैठ के उसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज होगा या कोई और एडवांटेज होगा, उसके कारण वो उसको सस्ते में दे ही देगा। तो 90 में उसको मिल जा रहा है। तो इंडिया वालों ने इसको इंडिया में लाने के पहले एक ड्यूटी लगा दिया, BCD, स्टैंड्स फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10 रुपये से। अब ये प्रोडक्ट इंडिया में आते आते 100 रुपया हो जाएगा। अब इसको मालूम पड़ा कि यार यहां से लेंगे तब भी 100 रुपया, यहां से लेंगे तब भी 100 रुपया। अब बताओ क्या बोलेगा? भारत माता। नाउ ही विल मूव टू हिम। तो ये फाइनली बोला भाई तू ही मेरा भाई है, तू इंडियन मैं भी इंडियन, तू सामान दे। तो जब इसने सामान देना शुरू किया तो इसने बोला भैया मेरे यहाँ टैक्स लगता है एक्साइज 12.5 रुपये, और हमारे यहाँ टैक्स लगता है वैट 14.5 रुपये, ये 2 लाख के समान आएगा। इसने बोला भाई पहले क्यों नहीं बोला ये सब बात? चल मैं सोच के बताता हूँ। आ गया। उसने बोला रहने दे भारत माता, अपना यहाँ पे सही पड़ रहा है, अपने यहीं से ले लेते हैं। जय लक्ष्मी माता। इंडिया का मैन्युफैक्चरर बोल रहा है हे गवर्नमेंट, तुम्हारे टैक्स के कारण मेरा कस्टमर जा रहा है, तू मेरा टैक्स हटा दे। तो गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ कुछ करता हूँ। और गवर्नमेंट ने क्या किया? ये टैक्स हटा दिया क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने इसको ऊपर टैक्स लगा दिया और उसको एक नाम दिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेल करना मतलब बैलेंस करना, काउंटर अटैक, काउंटर वेल बैलेंस करना। अब यहां पे 12.5 एक्साइज लग रहा है तो उसके बदले में CVD 3.1 लगा दिया। CVD 3.1 is a custom duty which is in lieu of excise duty, which will be levied on each and every imported product at the rate of excise duty on domestic product. तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे एक्साइज का रेट है वही हमारे CVD 3.1 का रेट है। जस्ट हम उसको काउंटर वेल करने के लिए इसको लगा रहे हैं। यदि डोमेस्टिक में एक्साइज एग्जाम्प्टेड तो CVD 3.1 एग्जाम्प्टेड। डोमेस्टिक में एक्साइज का रेट 12.5 है तो CVD 3.1 12.5 है। डोमेस्टिक में एक्साइज का रेट 5% तो CVD 3.1 5%। तो CVD 3.1 क्या हुआ? एक्साइज, और क्या है? और वैट के काउंटर वेल करने के लिए इन्होंने CVD 3.5 लगा दिया। अब जब बताओ एक्साइज वैट CST नहीं रहा तो CVD 3.1 CVD 3.5 रहेगा क्या? तो बस लोग बोलने के लिए पॉइंट और बोल देते हैं कि CVD 3.1 CVD 3.5 भी GST में सब्ज्यूम हो जाएगा। वो कौन सी बात होगी? वो तो पॉइंट बढ़ाना लॉजिकल। हम लोग भी एग्जाम में लिख के आएंगे भैया। आजकल क्या होता है? आजकल जब प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो भैया वो बोलता है हमारे यहाँ तो GST लगेगा भैया 18%। आजकल तो इंपोर्टर बोलता है भैया जय लक्ष्मी माता मैं यहीं से मंगवाऊंगा। तो आजकल उसको काउंटर वेल करने के लिए एक नया टैक्स लगता है CVD 3.7। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो है ही, काउंटर वेलिंग ड्यूटी थोड़ी हट गया, नाम चेंज हो गया। एक्साइज और वैट की जगह GST आ गया तो 3.1 3.5 की जगह 3.7 आ गया, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? वैसे ही आपने एक नाम सुना होगा कॉम्पेंसेशन सेस। इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे कॉम्पेंसेशन सेस लगता है, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कुछ प्रोडक्ट पे कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। तो यहां पे कॉम्पेंसेशन सेस के बदले में काउंटर वेलिंग ड्यूटी 3.9 लगती है। तो हमारे यहां काउंटर वेलिंग ड्यूटी है 3.1 3.5 एक्साइज और वैट के बदले में लगता था। जब एक्साइज हट गया तो 3.1 हट गया, जब वैट CST हट गया तो 3.5 हट गया, GST आ गया तो 3.7 आ गया, कॉम्पेंसेशन सेस आ गया तो 3.9 आ गया। तो अभी भी कस्टम ड्यूटी काउंटर वेल करता है भैया। जो डोमेस्टिक में जैसे लिया जाता है वैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट का दाम पड़ेगा। डोमेस्टिक में GST लगता है तो वहां पे GST की जगह CVD 3.7। डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे यदि सेस लगता है तो फिर CVD 3.9 लगा के हम लोग उसको काउंटर वेल कर देते हैं। मैकेनिज्म सेम है। आज भी जय भारत माता जय लक्ष्मी माता तो बैलेंसिंग किया गया है। श्योर? तो व्हाट टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इन GST, ये टॉपिक हमारा चल रहा था।
तो हमने बोला भैया देखो एक्साइज सब्ज्यूम हो गया, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाली ये भी तरह की एक्साइज ड्यूटी है, ये भी सब्ज्यूम हो गई, सर्विस टैक्स भी सब्ज्यूम हो गया, CVD 31 CVD 35 भी सब्ज्यूम हो जाए। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे वेदर कस्टम ड्यूटी हैव बीन सब्ज्यूम्ड, तो हम लोग बोलेंगे नो नो कस्टम ड्यूटी हैज नॉट बीन सब्ज्यूम्ड, बट CVD 31 and CVD 35 which are levied under the custom law have been subsumed. खत्म? ओके। एक्साइज पूरा का पूरा सब्ज्यूम हो गया क्या? आज की डेट में एक्साइज है ही नहीं क्या? ये बच्चा सीख के आया एक्साइज, तुम लोग ऐसे मत बोलो आज की डेट में एक्साइज है ही नहीं, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। तो आपको पता है पेट्रोल वाले प्रोडक्ट पे GST नहीं लगता, तो पेट्रोल वाले वो 5 प्रोडक्ट जिस पे GST नहीं लगता उस पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। बात क्लियर? तो एक्साइज क्या पूरा का पूरा सब्जी हो गया? यस, एक्सक्लूडिंग पेट्रोल। पेट्रोल में 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे GST नहीं लगता। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट नाम सुना है क्या? पेट्रोल, इसको मोटर स्प्रिट भी बोलते हैं, अब आप लोग को परेशान करने के लिए ये सब नाम दिया जाएगा। डीजल, हाँ, डीजल के बाद क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, और उसके बाद एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे आज भी GST नहीं लगता, एक्साइज लगता है। इनको मैंने एक नाम दिया है, प्लीज चेंज DNA, PCDNA। GST ऐसा आया है कि पूरे इंडिया वालों को अपना DNA चेंज करना पड़ेगा, यानी हमारे तो DNA में है टैक्स की चोरी, तो आपको अपना DNA चेंज करना पड़ेगा। टैक्स की चोरी आप भूल जाओ, ये होने नहीं देंगे, ये मोदी सरकार टैक्स की चोरी होने नहीं देगी। हो तो रही है लेकिन फिर भी सूनर और लेटर DNA चेंज हो जाएगा हमारा। PCDNA, P फॉर पेट्रोल, C फॉर क्रूड ऑयल, D फॉर डीजल, N फॉर नेचुरल गैस, A फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब मैं इस 5 प्रोडक्ट को जब भी रेफर करूंगा मैं PCDNA बोलूंगा। क्लियर? ओके। तो इन 5 प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज लगता है, वो अलग बात है। अच्छा, स्टेट वाले कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम होते हैं? तो देखो, स्टेट एक्साइज पहले होती थी, कोई आज भी होती है। अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगती है, वो अभी भी लगती है, लेकिन अल्कोहल को छोड़ के और जो बाकी पे स्टेट एक्साइज लगती थी, किस किस पे लगती थी वो मुझे तुम्हें बताना नहीं है क्योंकि वो तो टॉपिक ही हट गया। तो वो सारी स्टेट एक्साइज अब हट गई। वैट हट गया, CST हट गया, लग्जरी टैक्स हट गया, एंटरटेनमेंट टैक्स पूरा हट गया क्या? नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सक्लूडिंग बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है, बाकी एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम हो गया, एडवर्टीजमेंट टैक्स सब्ज्यूम हो गया, परचेज टैक्स सब्ज्यूम हो गया। परचेज टैक्स का नाम सुना आपने? सेल्स टैक्स का तो नाम आपने बहुत सुना है। परचेज टैक्स एवर हर्ट? खाली इतना ही सुना था कि परचेज टैक्स होता था। परचेज टैक्स क्या चीज पे होता था? एनीवन, एनी आइडिया? कोई बात नहीं, जो क्लास है ना, मैंने तुम्हें पहले बोला थी, पहली 3, 4, 5 क्लास ऐसे चल रही जैसे लगता है सेमिनार चल रहा है, हैप्पीजार्ट। कोई रेगुलर नहीं पढ़ा रहा है, अचानक परचेज टैक्स में चला गया, अचानक PCDNA में चला गया, और अचानक कस्टम में चला गया। ठीक है, लेकिन नॉलेज मिलते जा रहा है। मैं तुम्हें 2 मिनट बता रहा हूँ, परचेज टैक्स हट गया, उससे मेरा GST का एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंडिया में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक तो बहुत ही ऐसा माना जाता है, तो गरीब लोग का काम है, क्या उनसे टैक्स लेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर यदि कोई अरबपति भी करे ना, तब भी उस पर टैक्स नहीं लगता। यही रीजन है कि अमिताभ बच्चन, P चिदम्बरम, ये सब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरिस्ट है, क्योंकि इनकी मेजर बहुत सारी इनकम एग्रीकल्चर से आती है। इन सब की अरबों अरबों रुपए की एग्रीकल्चर की जमीन ली हुई है, ये सब की, क्योंकि एग्रीकल्चर अमीर से अमीर आदमी कर ले तब भी टैक्स नहीं लेते। ठीक है। अब
वोटर है ना यार। अरे भले ही हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो जाए अब, लेकिन अभी भी तो हमारी मेजोरिटी पब्लिक एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो ये वोटर है, इनको कौन नाराज लगे, इनकी अपनी यूनियन है। तो एग्रीकल्चर से हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स लेते ही नहीं है। अब सपोज एक एग्रीकल्चरिस्ट है जिसका नाम हम लोग रख देते ताऊ। ताऊ हरियाणा का है, ताऊ है, टोबैको की खेती बाड़ी करता है बंदा, तंबाकू की खेती बाड़ी करता है, करोड़पति है। अब टोबैको की खेती बाड़ी कर रहा है तो ऐसे ही बकवास प्रोडक्ट की खेती बाड़ी कर रहा है। कौन सा सेब उगा रहा है, एप्पल उगा रहा है, कौन सा धान चावल। ये तो टोबैको की खेती बाड़ी कर रहा है, ऊपर से अरबपति है, इससे टैक्स ले या नहीं ले। मन कर रहा लो यार, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन ताऊ को हाथ लगाया ना तो पूरा वोट तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अब बताओ किस पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है कि बोल दिया जाए कि इस पे टैक्स लगेगा। ताऊ कल 2000 किसान लेके आ जाएगा, 200 स्टूडेंट आ जाए तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। सिर्फ 200 स्टूडेंट खड़े हो जाए या 200 से समझ लो ज्यादा खड़े हो जाए, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, 2000 किसान आ जाए एक तरफ, तो बताओ क्या होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं है कि इस टोबैको पे टैक्स कर दे। अब मन कर रहा है इस टोबैको पे तो टैक्स लगाओ, ये कौन सा एप्पल है, ये कौन सा धान चावल गेहूं है। तो पूछा गया भाई क्या करे। बोला भाई टोबैको पे तो ताऊ से तो टैक्स ले नहीं सकते, तुम्हें पता ये ताऊ बेचता किसको है। तो भैया ताऊ तो बेचता आईटीसी को। तो एक काम करो, ये ताऊ को छोड़ दो यार, इससे 15 मत लो, सेल्स पे टैक्स मत लगाओ, परचेज पे टैक्स लगा दो। तुमको क्या चाहिए, परचेज पे टैक्स, तुमको ये टोबैको पे टैक्स लगाना है ना। ताऊ से तो ले नहीं सकता, ताऊ से तो तुम्हें डर लगता है, तेरी फटती है। आईटीसी से ले ले, उससे कौन सा डर हो, तो इंडस्ट्री है, उससे ले ले टैक्स, वो कभी सड़क पे धरना नहीं देगी, उससे ले ले टैक्स। और एक नए टैक्स का जन्म हुआ, परचेज टैक्स, जो कि जस्ट लाइक सेल्स टैक्स है, प्रोडक्ट पे लगना है। लेकिन उस प्रोडक्ट पे जिसमें हम लोग सेलर से नहीं ले पा रहे, हमने परचेज से ले लिया। और एक नए टैक्स का जन्म हो गया, परचेज टैक्स। हमारे जीएसटी में परचेज टैक्स की जगह वर्ड है आरसीएम। हमारे जीएसटी में परचेज टैक्स की जगह वर्ड है आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब भाई वेंडर तो टैक्स दे नहीं सकता, तो रेसिपिएंट से टैक्स ले लो। तो भैया बताओ फिर परचेज टैक्स की क्या दरकार है, आरसीएम है ना अपने पास। दैट इज वाई परचेज टैक्स हैव बीन सबज्यूम्ड इन जीएसटी। गॉट क्लियर? यस। ये सब छोटी छोटी बातें यार जो एग्जाम में पता नहीं कितना पूछे, परंतु इससे तुम इनरिच होते हो, और 4 क्लास तक इनरिच होना, बाद में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो चलो हटाओ इन सबको। छठी बात में आते हैं, कौन कौन से टैक्स सबज्यूम नहीं हुए, नो सबज्यूम। 1 इज एसटीटी। एसटीटी क्या चीज पे लगता है, शेयर्स पे। तो सर शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता ना, क्यों? क्योंकि देखो भैया जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस पे। और गुड्स एंड सर्विस दोनों की डेफिनेशन हमारे लॉ में दी हुई है, और दोनों में बोला हुआ है गुड्स डज नॉट इंक्लूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड मनी। सर्विस में भी लिखा हुआ है सर्विस डज नॉट इंक्लूड गुड्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड मनी। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इसके ऊपर एसटीटी ऑलरेडी लग रहा है, और वो बहुत अच्छे से लग रहा है, तो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। एसटीटी अभी भी लग रहा है। एसटीटी किसके पास है, सेंट्रल के पास, यूनियन स्टेट के पास, सेंट्रल के पास। तो सेंट्रल अपना एक बड़ा टैक्स अभी भी अपने पास रखा हुआ है, एसटीटी। हटाते। दूसरा टैक्स कौन सा सब्ज्यूम नहीं हुआ एसटीटी के बाद, स्टैंप ड्यूटी। जानते हो क्या इसके बारे में, कौन सा टैक्स सही है, क्या चीज पे लगता है, क्या चीज पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स मतलब क्या बोला हुआ है, गुड्स मतलब बोला हुआ है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती नहीं है, सर्विस में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आने का सवाल ही नहीं उठता। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ना तो वो गुड्स है ना वो सर्विस है, इसलिए जीएसटी नहीं लग सकता। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या लगता है, स्टैंप ड्यूटी। पहले भी लगता था, अभी भी वही लग रहा है। किसका पैसा ये,
सेंट्रल या स्टेट का? स्टेट का, स्टेट का। गजब पैसा भाई। हम लोग लाखों लाखों रुपए लेके ऐसे लाइन ला के खड़े रहते हैं, भैया जी मेरा नंबर कब आएगा। ऐप मतलब 3-4 बार मौका पड़ गया। जब ये प्रॉपर्टी लिए थे तो आज सी डेट की वैल्यू की अपने बात करें तो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसको पर क्या रेट से टैक्स लगेगा? 7% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। मतलब 7 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी देना है। सपोज मैं आज इसको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इसको देना पड़ेगा। हाँ, ये जाके वहाँ पे रजिस्ट्री में लाइन ला के खड़ा हो जाएगा। 1.5 घंटे बाद नंबर आएगा, 7 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेके खड़ा है। और मतलब लाइन लाते खड़ा है, मतलब इससे पहले कितने ही ऐसे लोग खड़े हैं। और दिल्ली का यही माजरा है। ये गवर्नमेंट के पास कलेक्शन स्टैम्प ड्यूटी का, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। चलो हटाओ। और कौन सा टैक्स? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटी, एक्सक्लूडिंग CVD 3(1) एंड 3(5). बस ये सारे टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुए। रिकैप भी हो गया। हमने 2-4 नया कॉन्सेप्ट सीख लिया। परचेज टैक्स, CVD 3(1), CVD 3(5) और RCM और चलो ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, यही हुआ, बस इतना ही हुआ। कुछ तो और पढ़ाया होगा। और हाउ डज GST ऑपरेट ये बता दिया। GST का अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर को ऊपर फॉल करता है ये बता दिया। चलो टैक्स रेट बता दिया 5, 12, 18, 28 और ज्वेलरी पे 3 और डायमंड पे 0.25 और अभी रिसेंटली पन्ना मुंगा ये सब पे भी 0.25। ये सब करते करते हमारी पहली क्लास का बेल बच गया। आज हमारी दूसरी क्लास आ गई। आज दूसरी क्लास में हम लोग एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं जो आप सब जानते हो, दैट इज ITC। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट पे जितना टैक्स दिया है वो आउटपुट के टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इनपुट बोले तो क्या? इनपुट बोले तो गुड्स या सर्विस दोनों। तो क्या दोनों का ITC मिलेगा क्या? यस। गुड्स बोले तो क्या? गुड्स बोले तो इनपुट या कैपिटल गुड्स दोनों। तो क्या इनपुट का भी ITC मिलेगा? यस। कैपिटल गुड्स का भी ITC मिलेगा? यस। सर्विस का भी ITC मिलेगा? यस। इन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी आपने इनपुट पे जो भी टैक्स दिया है सबका आपको ITC मिलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट बोल के हमने एक चीज बना दी है, उसका ITC नहीं मिलेगा। उसका सेक्शन है 17(5). वो ऐसा है कि फाइनल के स्टूडेंट्स को 17(5) ऑल टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि चलते फिरते किसी भी समय में 17(5) डाल दूंगा। आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कंप्यूटेशन ऑफ GST 15 नंबर 20 नंबर का आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसमें वो लोग बेसिकली ITC बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। ITC मतलब 17(5), तो वो उनका फेवरेट है, इसलिए 17(5) तो आपको मतलब ऐसे याद होना चाहिए ऑल टाइम। आज 1-2 पॉइंट बताता हूँ। हाँ, जैसे ब्लॉक लिस्ट में कार है, कार का ITC नहीं मिलता। कौन सी कार? गुड्स वाली कार की पैसेंजर वाली कार? पैसेंजर वाली कार। गुड्स वाली कार का ITC मिलता है। गुड्स वाली कार का ITC मिलता है। पैसेंजर कार में से कौन सी पैसेंजर कार? जिसमें 12 से बेसी पैसेंजर बैठते हैं वो नहीं। जिसमें 12 से बेसी पैसेंजर बैठते हैं उसका ITC मिलता है। ये सब तुम्हारे एग्जाम देने के बाद अमेंडमेंट आया है। अब जिसमें 12 से कम पैसेंजर बैठेंगे उसका ITC नहीं मिलेगा। 12+1 बोला हुआ है, 12 पैसेंजर 8 ड्राइवर। तो जिनमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ गए उसका ITC मिल जाएगा। 12 तक पैसेंजर बैठे तो ITC नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है यार, ये जो अपनी गाड़ियां होती ना उसकी ITC नहीं मिलेगी, और जो बस होती ना उसकी ITC मिल जाएगी। समझ, बस 12 से बेसी पैसेंजर मतलब बस ही हो जाए, मिनी बस बोल या छोटी बस बोल या कुछ भी बोल, बस का ITC मिल जाएगा और प्राइवेट गाड़ी का ITC नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा। जैसे ब्यूटी पार्लर का ITC नहीं मिलता, सर्विस का नाम है ये। जैसे आउटडोर केटरिंग का ITC नहीं मिलता। जैसे फूड एंड बेवरेजेस का ITC नहीं मिलता।
नाम सुना हुआ है ना ये सब? मैं ऐसे 3-4 नाम सुना दूँ ताकि सम बने तो आप लोग कुछ नया नया सीखते जाए। ब्यूटी पार्लर का, आउटडोर कैटरिंग का, फूड एंड बेवरेजेस का, कार का, लीव ट्रेवल कंसेशन का आईटीसी नहीं मिलता, सैंपल का आईटीसी नहीं मिलता, एबनॉर्मल लॉस का आईटीसी नहीं मिलता। ये सब हमारे 17.5 में है, और भी है, आज इतने सिखाया, लिस्ट धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। हाँ हाँ आराम से। तुमको टॉवेल मिला कि नहीं मिला? तो इन सब का आईटीसी नहीं मिलता। याद हो गया क्या ये लिस्ट? भाई मेरे से पढ़ना है ना तो कॉपी में कम बिलीव करो और आप याद करने में, कैच करके याद करने में ज्यादा बिलीव करो, वही सही पढ़ाई है। कॉपी में लिखाऊंगा सब। तो रणबीर कपूर बनाइए आप, क्या ऐसे? रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह। हाँ, तो कार का, पैसेंजर कार अप टू 12 पैसेंजर का आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्यूटी पार्लर का नहीं मिलेगा, आउटडोर कैटरिंग का नहीं मिलेगा, फूड एंड बेवरेजेस का नहीं मिलेगा, एलटीसी का नहीं मिलेगा, सैंपल का नहीं मिलेगा, एबनॉर्मल लॉस का नहीं मिलेगा। इसका अपने प्रॉस एंड कॉन्स वो अपना आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमें ये मालूम पड़ा कि इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स सबका आईटीसी मिल जाता है। चलो खत्म। अब इनपुट पे जो मैंने टैक्स दिया उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्वेश्चन राइज होता है कौन सा टैक्स? आप तो सीजीएसटी दे सकते हो, एसजीएसटी दे सकते हो, आईजीएसटी दे सकते हो, यूटीजीएसटी दे सकते हो। तो भैया इसका एक सेक्शन है 49.5, वो आप याद रख लो, भूलना मत। 49.5 में आपको याद कराता हूँ। देखो 49 मेरी बिल्डिंग का एड्रेस है, माई एड्रेस इज 49 डॉक्सन रोड, मेरी बिल्डिंग का एड्रेस। 49 ऐसे याद करना पड़ेगा। और 5 मतलब मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। पहली बात सुनो, सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से एडजस्ट होता है और फिर बच जाए तो आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। एसजीएसटी सिर्फ एसजीएसटी से एडजस्ट होता है और फिर बच जाए तो आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। यूटीजीएसटी सिर्फ यूटीजीएसटी से एडजस्ट होता है, फिर बच जाए तो आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। आईजीएसटी बड़े प्यारा है, बड़ा ही मतलब अपनत्व है उसमें, वो सबसे एडजस्ट होता है। आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से या यूटीजीएसटी से, सबसे एडजस्ट हो जाता है। 4 बातें क्लियर? 5वीं बताऊंगा। 4 बातें क्लियर? यानी आप इसको समझने के लिए ऐसे बोल दो कि आईजीएसटी माँ है और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सब इस माँ के बच्चे हैं। हाँ, और इन भाइयों में आपस में नहीं पटरी खाती, परंतु माँ से सबकी पटरी खाती है। मेरे पास माँ है, ये तो गलत बात है, मेरे पास माँ है। तो सीजी का माँ के साथ अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा या फिर आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। एसजी का अपने आप एडजस्ट हो जाएगा या फिर आईजी से एडजस्ट हो जाएगा। यूटी का अपने साथ एडजस्ट हो जाएगा या फिर आईजी से एडजस्ट हो जाएगा। आईजी का तो सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, माँ है। लेकिन भाइयों का आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात आप लोग को पहले से ही पता थी, मैंने और पॉलिश कर दिया 49.5। अब और बातें सीखो। इनका आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये 4 बातों में इंक्लूडेड है। 5वीं बात बोलने जा रहा हूं। अच्छा, 5वीं बात बाद में बोलूंगा, पहले इसमें मुझे बताओ, जब एसजीएसटी बोलते हो तो एसजीएसटी मतलब क्या? स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी क्या? देयर इज नथिंग लाइक एसजीएसटी इन द कंट्री। In the country there is West Bengal GST, there is Odisha GST, there is Karnataka GST, but there is nothing like SGST. I hope this one is clear. तो जब हम लोग बोलते हैं SGST से एडजस्ट हो जाता है, what I mean to say, वेस्ट बंगाल GST, कर्नाटक GST से एडजस्ट हो जाता है ना? नॉट एट ऑल। तब तो आपने GST का मतलब पॉलिटिकल बात ही नहीं समझी। देखो मैडम, जीएसटी समझना है तो थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा न्यूज चैनल देखो। बताओ वेस्ट बंगाल किसका है? ममता दी का है, ठीक है। अच्छा बताओ दिल्ली किसका है? अरविंद जी का है, आज तक, ठीक है। अच्छा बताओ, जब आप वेस्ट बंगाल से कोई माल खरीदते हो तो ओरिजिनली टैक्स किसको दिया हुआ है? ममता दी को। अब वो माल यदि आप दिल्ली में बेच दोगे और उसके बाद बोलेंगे दिल्ली जीएसटी से ममता जीएसटी एडजस्ट कर दो, तो अरविंद जी बोलेंगे भैया आप क्या बोलना चाहते हो, आप जीएसटी दे दिए? बोला हाँ दे दिया ना। किसको दिया? ममता दी को दिया। तो ममता दी को जो टैक्स दे के आया
उसका तुम अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे एडजस्टमेंट सोच रहा है? सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा बिकॉज मोदी को दिया था, लेकिन ममता का टैक्स आप अरविंद से कैसे एडजस्ट कर सकते हो? इम्पॉसिबल। इसका मतलब एक स्टेट का जीएसटी दूसरे स्टेट के जीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। बात क्लियर? ये मेरी 4 बातों में इंक्लूडेड है। मुझे लगता है ये बातों तो कॉमन सेंस है। 5वीं जो बताऊंगा वो खतरनाक है भाई। बात क्लियर? यहां तक क्लियर? आईजी सबसे एडजस्ट होगा, सीजी से, फिर आईजी से, वेस्ट बंगाल जीएसटी से, फिर आईजी से, बिहार जीएसटी से, और किसी से नहीं, फिर आईजीएसटी से, एंड यूटी से, उसके बाद आईजी से। सीजी से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर। एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना क्या होगा। क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन, क्लाइंट का क्वेश्चन, टेलीफोन वाला क्वेश्चन। नाम बताओ सज्जन। चंदन। गुंजा कहती, गुंजा? हाँ। शुभम के पास उसका एक क्लाइंट का फोन आया। बोला, हे शुभम जी, कैसे हैं आप? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज बता दो तो, अभी फ्री हो तो। शुभम ने बोला, बोलिए ना। बोला, जीएसटी पे? बोला, हाँ बोलिए ना। बोले, देखिए मैं वेस्ट बंगाल में सीए हूं। बोला, बहुत अच्छी बात। मैं वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हूं। बहुत अच्छी बात। तो मेरा सीजी से एडजस्ट हो जाएगा क्या? शुभम ने बोला, हाँ। बोला, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। मैं गया था क्लाइंट को हैंडल करने मुंबई। वहां पे मैं एक होटल में रुका, तो होटल वाले ने मेरे ऊपर लगा दिया सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र जीएसटी। तो इसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा क्या? टेलीफोन पे पूछते हम लोग से ऐसे। हम लोग का मतलब इसलिए तो पैसे ही नहीं देते। मिल जाएगा? मेरे से क्लाइंट ने फोन करके पूछा था, मैंने उसको बोला, आ जाओ एक बार। आप बुला लिया भाई, पैसे वैसे ले लिए आपने। हाँ बताओ क्या बोलते हो? तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है? यदि तुम्हारे क्लाइंट ने, बड़े भैया ने, पापा ने, चाचा ने, अंकल ने पूछा तो आप क्या आंसर दोगे? व्यू दोगे, आंसर छोड़ो, क्या व्यू दोगे? तुम्हारा व्यू क्या है? फास्ट प्लीज, फास्ट। वीडियो खराब होता है पॉज होने से। लाउडर। सीजी का मिल जाएगा, महाराष्ट्र जीएसटी का नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे अंकल ने, जिसको तुमने ये आंसर दिया, वो तुमको काउंटर कर रहे हैं कि पहले तो सर्विस टैक्स लगता था, तो पहले तो मैं सर्विस टैक्स देता था, और सर्विस टैक्स था, होटल पे सर्विस टैक्स लगती थी, पहले तो मेरा आईटीसी हो जाता था। तो तुम लोग तो बोल रहे हो कि जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट हटाता है, यहां पे तो मेरा आईटीसी एडजस्ट नहीं हो रहा है, आधा ही मरेगा। क्यों मरेगा? मैं रजिस्टर्ड तो हूं, आप अपना कुछ एडजस्टमेंट करो। ममता और उसको, फर्नांडिस को कैसे हैंडल करना आप समझो। मुझे बताइए, मैं तो इसका आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? मैंने टैक्स दिया है ना, हाँ। बिजनेस ले दिया है ना, हाँ। मैं रजिस्टर्ड हूं ना, हाँ। मेरे को आउटपुट जीएसटी देना है ना, हाँ। तो मेरा इनपुट आउटपुट से एडजस्ट क्यों नहीं होगा? मिल जाना चाहिए, महाराष्ट्र का भी मिल जाना चाहिए। लाउडर। नहीं, होटल में तो आप जहां पे ठहरो ना मैडम, होटल में तो जहां आप ठहरो, होटल हमेशा आपका अपना ही स्टेट का जीएसटी लेगा। वो सब आप बातें आप सीखेंगे एक नए चैप्टर में, नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है होटल जहां पे है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो वहां का सप्लायर भी, होटल का सप्लायर, होटल वाला है ना सप्लायर, वो तो महाराष्ट्र में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, आप इतने मैच्योर हो जाओ आप, कि इंटर स्टेट सप्लाई मतलब वो नहीं जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट 2 डिफरेंट स्टेट्स में है। नहीं, ये बचपन है। जहां पे सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट में है। देयर इज नथिंग विद द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, इट इज वेयर द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट।
तो होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई या किसी भी इमूवेबल प्लेस का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां पे प्रॉपर्टी है। तो सपोज आप कैलकाटा में हो और आपका दिल्ली में एक प्रॉपर्टी जो आप भाड़े पे दे रहे हो, तो आपको दिल्ली में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप दिल्ली में वेस्ट बंगाल जीएसटी नहीं ला सकते। बात समझ में आ गया? चलो आगे आओ। तो इसका फाइनली लगेगा तो क्या, सीजीएसटी एंड एमजीएसटी, इस पे डाउट मत करो। इस पे बताओ इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड सुनो हमारे लॉ ने क्या बोला। हमारे लॉ ने बोला महाराष्ट्र जीएसटी का आईटीसी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप महाराष्ट्र लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हो। सिंस आप महाराष्ट्र जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आईटीसी मिलने की सबसे पहली क्राइटेरिया है यू मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो जब आप महाराष्ट्र जीएसटी के रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो आपको महाराष्ट्र जीएसटी का आईटीसी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब महाराष्ट्र का जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो फिर महाराष्ट्र वाली सीजीएसटी का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। दोनों का आईटीसी नहीं मिलेगा। सर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? हम लोग से क्लाइंट हमेशा ये बात पूछते हैं, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये किसी सेक्शन में नहीं दिया हुआ। हमारे यहाँ एक अथॉरिटी है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, नाम सुना है क्या? जीएसटी में ये बहुत पॉपुलर है। व्हाट इज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी? कि आपको जीएसटी को लेके किसी भी पहलू में कोई डाउट हो, यानी जीएसटी का आपको किसी भी लॉ के प्रोविजंस को लेके आपको कुछ कंफ्यूजन्स हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका नाम है, ये आपको, ये वो अथॉरिटी है जो आपको एडवांस में रूलिंग्स बता देगी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है कि जो इसने बोल दिया वही लॉ बन जाएगा, मतलब वो आपके लिए लॉ बन जाएगा। सपोज इसने बोल दिया आईटीसी मिल जाएगा, तो फिर कमिश्नर कुछ भी कर ले वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको आईटीसी देना पड़ेगा। ये आपके लिए लॉ बन जाएगा, पूरी कंट्री का लॉ नहीं बनेगा। दिस इज नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, दिस इज नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरी कंट्री का लॉ है, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन सिर्फ उसी के लिए लॉ है जिसने अप्लाई किया था। गॉट इट? और अनफॉर्चुनेटली ये वाला केस मैंने अप्लाई किया था। मैंने अपने क्लाइंट को बताया, दीद भाई मिलना चाहिए, 105% है कि मिलना चाहिए। महाराष्ट्र का नहीं मिलेगा, वो लोग देने वाले नहीं है। सीजी का मैं तुमको दिला दूंगा, मिल जाना चाहिए। लेकिन मिल जाना चाहिए तो फिर आपने अप्लाई क्यों किया था? मतलब मेरे मन में कोई ना कोई डाउट था। मैंने बोला लेकिन एक डाउट है मेरे मन में, ये जीएसटी वाले अपने वेबसाइट में डाल के रखे नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी वेबसाइट में कुछ डालने का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो आई डाउट कि तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमको बाद में नचा दे यदि तुम क्लेम कर दिया तो एडवाइजेबल यह है कि तुम पहले 10,000 रुपया खर्चा कर दे, एडवांस रूलिंग ले ले, और उसके बाद शांति से अपने क्लेम करेंगे। ऐसा नहीं हो कि क्लेम कर ले और बाद में वो अपील, मतलब पेनल्टी होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो उसने भी मेरी बात मान दी, बोले होते यही करते हैं। हम लोग जब गए तो वहाँ पे बड़ी बेहुदगी के साथ उन्होंने एकदम बिना हियरिंग का डिसीजन सुना दिया, नहीं मिलेगा। जबकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेंड करने आए थे वो भी सिर्फ यही डिफेंड कर रहे थे, महाराष्ट्र का नहीं मिलेगा, सीजी का मिल जाएगा। हमने भी यही बोला कि महाराष्ट्र का नहीं चाहिए, सीजी का दे दो। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला और किसी पार्टी को कुछ बोलना है? हमने बोला भाई नहीं, जब दोनों पार्टी एक ही बोल रहे तो फिर डिफेंड क्या करे? खत्म। अगले दिन डेट आई और डेट में उन्होंने सुना दिया दोनों का नहीं मिलेगा। और फिर वही जो कोर्ट भद्दा सा डिसीजन देती है कि यदि आपको हमारे डिसीजन से ग्रीवेंस है तो आप ऊपर वाली अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हो। समझा? तो मैं यहीं पे बैठे बैठे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का वर्क कल्चर मिल गया। नॉलेज तो सबको मिल जाता है किताब में। वर्क कल्चर, कैसे ये लोग काम करते हैं, द वे दे वर्क। एनी हाउ, क्लियर? देखिए इतना बड़ा मुद्दा है कि हमने डिसीजन आया, जिस तारीख को आया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का केस है ये।
2 दिन के अंदर ये पूरे वेबसाइट में वायरल हो गया, जितनी भी जीएसटी की वेबसाइट है सब में आ गया ये केस। इतना बड़ा मुद्दा था, सभी इससे परेशान थे। मैंने अपने और 2-4 सीए डीलर से फ्रेंड फ़ोन किया, बोला भैया हम तो नहीं ले रहा, भैया बोलता हम तो ले रहा है। मैंने बड़ी कंपनीज में फ़ोन किया, देखो ये लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लैट्स, तो इन्होंने बोला भैया हम लोग तो ले लेते हैं, हम लोग तो ले लेते हैं। तो मैंने बोला भाई देख, सिम्प्लैट्स जैसी कंपनी बोल रही है, उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम है, वो लोग तो ले रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बोलता है तुम एडवांस सेलिंग में चला जा। एनी हाउ, क्लियर? तो आपको 5वीं बात क्या मिल गई कि सीजीएसटी का सीजीएसटी से आईटीसी हो जाता है, लेकिन ये मिथ है, झूठ है। ये सिर्फ आपकी स्टेट वाली सीजीएसटी का आईटीसी मिल जाता है, दूसरे स्टेट वाली सीजीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। आई पुट अ क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट डू यू मीन बाय महाराष्ट्र सीजीएसटी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? दिस टर्म इज नॉट मीन्स आई कैन नॉट हियर दिस। व्हाट इज महाराष्ट्र सीजीएसटी? मतलब ये मेरे दिमाग के अंदर एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। व्हाट इज महाराष्ट्र जीएसटी? नो आंसर। यू कैन अप्लाई टू सिविल अथॉरिटी। यहां तक क्लियर? तो फाइनली मैंने आपको 49.5 में 5 बातें बताई, उसमें से 4 बातें तो 49.5 से थी और एक बात थी केस स्टडी से। केस स्टडी का नाम है स्टॉर्म कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट केस स्टडी इसलिए याद करा रहा हूं, आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये केस स्टडी सिर्फ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का है, इसलिए केस स्टडी कभी भी उड़ सकता है। सिम्प्लैक्स वालों को इस केस स्टडी से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये केस स्टडी सिर्फ ये जाहिर कर रहा है कि डिपार्टमेंट ये सोच रहा है, लेकिन ये लॉ नहीं है कंट्री का। ये सिर्फ मेरे लिए लॉ है क्योंकि मैंने अप्लाई किया था। गॉट इट? ये सिर्फ स्टॉर्म कम्युनिकेशन के लिए लॉ है क्योंकि स्टॉर्म कम्युनिकेशन ने इसलिए अप्लाई किया था। बात क्लियर? चलो, तो आपको 49.5 के बारे में मालूम पड़ गया। अब मैं 49.5 की एक और बात बताऊं। इन्होंने जो बोला कि सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर आईजी से एडजस्ट होगा, मतलब ये इसकी प्रायोरिटी है, पहले सीजी से एडजस्ट होगा फिर आईजी से। एसजी में भी इन्होंने ये बोला कि पहले अपने स्टेट की एसजी से एडजस्ट होगा फिर आईजी से, तो ये इसकी प्रायोरिटी है। और आईजीएसटी का भी इन्होंने बोला पहले आईजी से एडजस्ट होगा, फिर सीजी से एडजस्ट होगा, फिर एसजी से एडजस्ट होगा। एसजी और यूटी एक बराबर है, पैरेलल है। यदि मैं बिहार में रहता हूँ तो मेरे लिए बिहार जीएसटी है, और यदि मैं अंडमान निकोबार में रहता हूँ तो मेरे लिए यूटी जीएसटी है। तो मैं जहाँ का हूँ वहाँ का है, ये दोनों पैरेलल है। यानी या तो मेरे लिए एसजीएसटी होता है या फिर मेरे लिए यूटी होता, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कहीं एक का रजिस्टर्ड बनता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो ये इनकी प्रायोरिटी थी। अब मैं आपके सामने एक केस डालता हूँ, उस केस को आप ढंग से समझो ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि वाई द नेक्स्ट अमेंडमेंट। खैर, नेक्स्ट अमेंडमेंट में आने के पहले मैं बताऊं 49A बोल के क्लॉज आया, सेक्शन 49A, और इन्होंने बोला कि आईटीसी तो सब ऐसे एडजस्ट होता है, लेकिन पहले किसको पिकअप करें? तो इन्होंने बोला सबसे पहले आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करिए। आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करने के बाद ही आप सीजी या एसजी को यूज कर सकते हो। मतलब जब तक आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पड़ा है तब तक आप सीजीएसटी का आईटीसी टच नहीं करेंगे, एसजीएसटी का आईटीसी टच नहीं करेंगे। पहले कौन सी आईटीसी को खत्म करेंगे? आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करेंगे। ये कब आया? ये इन दिनों में आया, और सेक्शन 49A है, याद रहेगा। 49A, ए फॉर अमेंडमेंट। या अमेंडमेंट? पहले आईजीएसटी खत्म करो, उसके बाद यानी पहले जो पैसा है, पहले माँ का पैसा खत्म करो, फिर अपने घर भाई भाई पैसे खत्म करेंगे। ठीक है ना? बहन की शादी तो पहले बता किसका माँ पैसा खत्म करेंगे। मम्मी था के पास इतना पैसा है, हमारे पास तो भाई 12 लाख है। 12 लाख तो लो, अब कितना बचिया? अब 8 बचिया, चलो भाई भाई बांट लावा। तो पहले जिसका पैसा खर्चा करेंगे। क्लियर? कुछ बोल रहे थे तो बीच में? जीएसटी में एक 2-2 दिन में बातें चेंज हो जाती भाई। तुम तो 2 महीना पुरानी बात कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक लॉ है भाई, यहाँ पे अपडेशन की कीमत है, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि जैसे तुम कुछ बोले ना, सामने वाले बोलेगा श्योर। बेचारा क्या करेगा, हर दिन तो लॉ चेंज हो रहा है। मैं आपके सामने एक सीन रखता हूँ, आप बताना क्या होगा। सीन ये है कि एक्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक डीलर है, उसने कुछ परचेज किया है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से।
कितने रुपए का? 20 लाख का। कितना जीएसटी? 12%। फिर इसने कुछ परचेज किया है फ्रॉम दिल्ली, कितना? 60 लाख का, जीएसटी 18%। इसने कुछ सेल किया है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, कितने का? 50 लाख का, प्लस 18%। इसने कुछ सेल किया है, कहाँ पे? जयपुर में, कितने का? 50 लाख का, रेट 12%। ये आपसे पूछ रहा है बताओ क्या करना है, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे भैया आप एक काम करिए, 3 स्टेटमेंट बना लीजिए। पहला स्टेटमेंट बताइए, क्वेश्चन सामने है ना? हाँ, पहला क्वेश्चन ये बताइए कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोलने पे ऐसे बोलना नहीं है कि इतना टैक्स देना है, बताइए कितना आईजी देना है, कितना सीजी देना है, कितना एसजी देना है, ऐसे नाम बताइए। और ये अमाउंट कॉलम, ठीक है? तो बताइए सेल कितना हुआ? वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सेल हुआ, कितने का? सर 50 लाख का। बताओ इस पे क्या लगेगा? सीजी आईजी? अरे सुमरो जल्दी बताओ, सीजी लगेगा कि आईजी? सीजी। क्या रेट से? सर 9%, तो 4.5। अब वेस्ट बंगाल टू जयपुर सेल हुआ, कितने का? सर 50 लाख का। इस पे क्या लगेगा? आईजी। क्या रेट से? 12%। तो मेरा आउटपुट टैक्स हो गया 6, 4.5, 4.5। आई होप ये सबको क्लियर, मस्त है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आईटीसी का एक स्टेटमेंट बनाओ। आईटीसी का एक स्टेटमेंट बनाओ। आईटीसी का स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे का वैसे ही। अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है? परचेज किया है, कहाँ से? इंट्रा परचेज किया है वेस्ट बंगाल, ये जो परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कितना? 20 लाख। क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, इंट्रा है तो 1.2, 1.2। और फिर एक इंटर परचेज किया है, कितना? 60 लाख का। क्या लगेगा? आईजीएसटी 60 लाख पे 18% बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका मूवमेंट बता रहा है, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। 10.8, 1.2, 1.2। क्लियर? अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? टैक्स पेबल। टैक्स पेबल कितना है? वापस से 4 कॉलम बना लो वैसे ही, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अमाउंट। हाँ तो बताओ आउटपुट टैक्स कितना देना है? सर आउटपुट टैक्स आपको देना है 10.8, अरे ये ना, अच्छा सॉरी, आउटपुट टैक्स 6 लाख, 4.5, 4.5, सब साथ में। अब आईटीसी लो, तो पहले किसका आईटीसी ले? आईजी का 10.8। अब ध्यान रखना, जब तक ये 10.8 खत्म नहीं होना तब तक तो सोचना भी मत। तो भैया 10.8 को खत्म करते, 6 यहाँ पे। आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, उसके बाद बताओ किससे एडजस्ट होगा? सीजी। सीजी से कितना एडजस्ट मारूं? 4.8 हो सकता है, तो 4.5 यहाँ पे एडजस्ट हो दो और 0.3 यहाँ पे ले जाओ। सही किया क्या मैंने? सबको समझ में आ गया क्या? पक्का? आगे बढ़ूं? जय 49.5। अब मैं बढ़ता हूँ सीजीएसटी में। सीजीएसटी का 1.2। अब बताओ सीजीएसटी किससे एडजस्ट होगा? सीजी तो एडजस्ट हो चुका, मेरा खत्म, कुछ देना ही नहीं है। तो बताओ इसको आईजी तो पहले से ही खत्म है, तो बताओ किससे एडजस्ट करूं? कुछ नहीं, तो फिर ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कितने साल? अनलिमिटेड, जब तक है जहां, खत्म। एसजी तो लेकर आओ, ये सीजी था, एसजी तो लेकर आओ 1.2। किससे एडजस्ट करें? एसजी से। अब बताओ कितना देना है? 0, और यहाँ पे कितना देना है? 3। तो कंक्लूजन ये हुआ कि आपको 3 का एसजीएसटी देना है और आपका 1.2 का सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड।
किसी के मन में कोई डाउट? लाउडर, लाउडर नहीं। देखो ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से जिस दिन तुम बाहर निकल जाओगे ना, उस दिन तुम्हें प्रोफेशनल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकले ना, तो एग्जाम पास कर भी लोगे ना, तब भी प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। मैं बताता हूं कैसे। जैसे आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे आए, मैं टीचर हूं, मैं अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई स्टूडेंट लेट आ रहा आने दो, कोई स्टूडेंट भीगा हुआ है आने दो, कोई स्टूडेंट को लाइट नहीं मिल रही मत करो, कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है बात बात ही तो आ गया भाई थोड़ा ध्यान दे, हाँ। कोई स्टूडेंट लास्ट क्लास से आया, उस सब समय तो कोई मतलब नहीं, मैं अपना पढ़ा रहा हूँ और डिसेंटली पढ़ा रहा हूँ। अब किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ यार? मैं एक पुअर माइंड को कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं एक बैच को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो अपना पढ़ा रहा हूँ। तो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं क्या करूँ? आप थोड़ा और मेहनत करिएगा, घर पे पढ़िएगा, तो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टीचर बन जाऊंगा क्या? प्रोफेशनल बन जाऊंगा क्या? नहीं। प्रोफेशनल का सबसे पहला फंडा है कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम में अपने ऊपर वो फील करे, तब वो बनता है प्रोफेशनल। अदरवाइज वो बनता है नॉलेज का पुलिंदा, नालायक, मूर्ख। तो जब तक आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते, नहीं सोचोगे, तब तक आप सिर्फ एंड सिर्फ ऐसा काम करोगे जिससे आपको गालियां पड़े। हो सकता है फीस कमा के पैसे वैसे कमा लो, परंतु गालियां पड़े। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। वीडियो वाले थोड़ा सा इंसिडेंस बताना चाहिए, नहीं तो बच्चों का अप्रोच नहीं बनता। इंसिडेंस ये हुआ कि हमारे भाई साहब थे, बहुत जान पहचान थे। उन भाई साहब ने, हमारे रिलेटिव्स है वो, तो रिलेटिव्स तो उनका पुराना कोई चार्टर था, तो उन्होंने अपने चार्टर को फ़ोन किया, रिटर्न भर रहे थे। बोले भाई वर्मा जी एक बात बताओ, मेरा SGST का लॉस है और उधर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब SGST का लॉस है और बिजनेस में इनकम है, सेट ऑफ मार दूं क्या? तो वर्मा जी ने अपना दिमाग टटोला और बोला नहीं भाई, कैपिटल गेन का लॉस तो PGBP से सेट ऑफ नहीं होता। उल्टा बोल रहा हूँ। बिजनेस में लॉस है एंड कैपिटल गेन में इनकम है। बिजनेस में लॉस है और इधर कैपिटल गेन में इनकम पड़ी, कौन सी इनकम में? SGST, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा है, कुछ उपाय है तो बताओ। तो वर्मा जी ने फोन उठाया, बोला नहीं भाई, बिजनेस लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। तो एज यूजुअल जैसे क्लाइंट पूछता वैसे पूछा, कोई उपाय है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्मा जी ने बोला भाई ये तो सेट ऑफ नहीं होता। बात खत्म। तो फिर कितना टैक्स लग जाएगा? 15% लग जाएगा, आप देख लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर का है तो 15% टैक्स लग जाएगा। बोला भाई मेरा तो 80 लाख का गेन हो रहा है। हाँ, तो बोला बस 12 लाख टैक्स हो गया। कोई उपाय क्या? बोला नहीं, बिजनेस लॉस के साथ इसका सेटअप हो ही नहीं सकता। वर्मा जी ने कुछ गलत किया क्या? वर्मा जी ने कुछ गलत एडवाइजरी दे दी क्या? नहीं। फोन रख दिया, बात हो गई। क्लाइंट ने, मतलब हमारे रिलेटिव भाई साहब ने 12 लाख का टैक्स जमा कर दिया। फिर ऐसे किसी प्रोग्राम में मिले, शादी वादी में मिलते रहते हैं। बोला यार अपना तो 12 लाख का टैक्स लग गया, 15% टैक्स लग गया। मतलब कौन सा टैक्स लग गया? बोला SGST, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे दुनिया में कौन सा आदमी टैक्स देता? मैंने तो आज तक नहीं सुना। बोला मतलब नहीं समझा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स है, तुमने सुना कैसे नहीं? मैंने बोला मैंने तो आज तक किसी को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देते हुए नहीं देखा। बोला कैसे, किससे एडजस्ट होगा? बोला एडजस्ट क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। तो बोला मेरा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, बिजनेस लॉस था ना यार, सेट ऑफ कैसे करूंगा? मैंने पोर्टफोलियो में कोई भी लाल वाला शेयर नहीं था क्या? पोर्टफोलियो में कोई भी लाल वाला शेयर नहीं था क्या? व्हाट डू मीन बाय लाल वाला शेयर? जिसका भाव गिरा हुआ है। अपने पोर्टल में सपोज मेरे पास यदि आज 50 लाख का शेयर में इन्वेस्टमेंट है, तो आज तो चलो 50 के 50 ही लाल में है लेकिन यदि अच्छा मार्केट भी हो तब भी कुछ लाल हरा का कॉम्बिनेशन ही होगा। बोला हाँ वो तो है। तो मतलब वो लाल वाला बेच देते, 31 मार्च को ही बेच देते, 31 मार्च को लाल वाला बेच के खत्म करते, 4 अप्रैल को वापस खरीद लेते। लॉस बुकिंग हो गया, लॉस से अपना इनकम सेट ऑफ मार के बस खत्म, पोर्टफोलियो मेंटेन इंटैक्ट।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे किसने आज तक टैक्स दिया और क्यों देगा? समझ में आया? समझ में आया? बात बहुत नॉर्मल सी है, अब तो आपको भी समझ में आ रही। अरे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज सपोज अभी मैं आज 28 मार्च है, आज मैंने अपना कोटक सिक्योरिटीज का जाके अपना देखा गेन लॉस स्टेटमेंट। गेन लॉस स्टेटमेंट में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा है से 40 लाख रुपए का। तो मेरा तो बहुत सारा लॉस वाला शेयर भी है ना, तो मैं उनको बेच दूं अभी, लॉस आ जाएगा। 40 लाख का गेन अपने आप ही 0 पे आ जाएगा और लॉस बुक हो गया। पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हुआ, 2 दिन के बाद वापस वो शेयर खरीद लूंगा। 2 दिन में भाव उछल रहा है क्या? नहीं। तो मेरा पोर्टफोलियो इंटैक्ट रह गया। हाँ बोल। और मेरा लॉस खत्म हो गया। अरे बेचा तो लॉस आया था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपस में सेट ऑफ हो गया ना, तो गेन खत्म हो गया ना, तो 12 लाख का टैक्स बच गया ना मेरा। तो और मेरा धंधा क्या है? मेरा धंधा ही तो है टैक्स बचाना। शेयर कहां से चला गया? 2 दिन बाद तो ले लिया ना। मैंने 50 रुपए में बेच दिया, लॉस हो गया। लॉस से मेरा गेन सेट ऑफ हो गया। तो मार्केट में 2 दिन में क्या 50 का दाम 70 हो जाएगा क्या? वो तो 50 से 51, 52, 53, 54 रहेगा। वापस खरीद लिया तो पोर्टफोलियो तो इंटैक्ट रह गया ना। क्या हुआ? बात समझ में आई? मेरे रिलेटिव को भी समझ में आई। वर्मा जी को जाके थप्पड़ मार दिया उन्होंने। एक रसीद दिया, मारवाड़ी भाई था, रसीद के आ गया। बोले इतनी सी बात तो मेरे को नहीं बता सकता था, इस बात का तुम चार्टेड है। खटक तो मारते आ गए, एक थप्पड़ मारते अपना निकल के आ गया। तो जो क्लाइंट की पीड़ा ना समझे वो प्रोफेशनल है ही नहीं। ओके सर, आप अचानक कहां से कहां चले थे? नहीं, कहीं से कहीं नहीं गया। ये देखो, इसमें मेरी पीड़ा ये है कि एक तरफ मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है और एक तरफ मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। क्लाइंट की पीड़ा समझो। ऐसे कैसे बोल दिया? ओके यार ठीक ही है, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? वो क्लाइंट बोल रहा है यार मैं किस बात का टैक्स दूं? मेरा तो 1.25 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मैं 3 लाख का टैक्स क्यों दूंगा? मैं 1.80 का टैक्स दूंगा ना। ये 1.20 का मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है ना। अरे आईजी, सीजी, एसजीटी है, तुम लोग का आपस में पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मैं तो बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन ने तो टैक्स दिया है, टैक्स का उसको आईटीसी चाहिए। आईटीसी पड़ा हुआ है और मैं इधर टैक्स कैसे दे दूं? कैश में पैसा है मेरे पास, 3 लाख रुपया भी है ही नहीं मेरे पास। 3 लाख रुपया कहां से दूं? ये मुद्दा जोर का उठा, जोर का, कि आईटीसी पड़ी और कैश में देना पड़ रहा है। व्हाट इज दिस? लॉ में चेंज आया और उन्होंने बोला 49(5) में जो हमने ये बात बोली थी कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर सीजी से एडजस्ट होगा, फिर एसजी से एडजस्ट होगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं। आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, उसके बाद इन दोनों में से किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। आप अपना प्लान कर लो। अमेंडमेंट क्लियर? वाई दिस अमेंडमेंट एकदम क्लियर? अब ये देखो कैसे हिलेगा। अब मैं बोलूंगा भैया सुनो, ये जो 4.5 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया ना, इसका 10.8 के बाद 6 यहाँ और 4.5 यहाँ पे मैं 3.3 एडजस्ट करूंगा। मेरी मर्जी में कैसे भी एडजस्ट करूँ। पहले 6 यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद मैं बचा हुआ किसी से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं 3.3 यहाँ पे एडजस्ट करूंगा और 1.5 यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। जोड़ के देख लो 10.8 आ रहा है। हो गया? अच्छा, यहाँ पे सीजीएसटी जो पहले मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, अब मैं 1.2 यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। अब इस तरीके से मेरा सीजीएसटी देना हो गया 0। देख लो 3.3 है और 1.2 है। 4.5 एडजस्ट हो गया? अरे हाँ बोलो। ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे मेरी 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, 2.7, यानी अब मुझे यहाँ पे 1.8 देना है। हल्का सा लॉ में चेंज और सारे एसएससीज खुश। यहाँ छोटा सा चेंज लाना पड़ा कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, उसके बाद सीजी या एसजी या यूटीटीसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। आप अपना प्लान करो। लेकिन ये बात अभी भी इंटैक्ट है कि जब तक आईजीएसटी एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक सीजीएसटी का आईटीसी यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर? इस तरह किसके साथ एडजस्टमेंट सब मिला के अभी आपको 7-8 बातें मालूम पड़ चुकी है और वो सारी बातें एकदम मैंडेटरी है।
फंडामेंटल है। 4 नंबर के क्वेश्चन में सारी बातें आ जाएगी। पहली बात 49.5 की 4 बात, कौन किससे एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले आईजी की बात करो। आईजी पहले आईजी से, फिर किसी से भी। सीजी पहले सीजी से, फिर आईजी से। एसजी पहले एसजी से, फिर आईजी से। यूटी पहले यूटी से, फिर आईजी से। ये हुई पहली बात। चलो ये 4 बात। 5वीं बात ये हुई कि स्टेट का जीएसटी दूसरे स्टेट के जीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। 6ठी बात, एक स्टेट का सीजीएसटी दूसरे स्टेट के सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा एज पर फलाना 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 की स्टडी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये जरूर ध्यान रखना, बिकॉज ये किसी लॉ में नहीं बोला हुआ और उस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं है। आई एम वेरी वेरी श्योर साल भर के अंदर हाईकोर्ट इस डिसीजन को घुमाएगा, या फिर वो लॉ में कुछ ऐसा क्लैरिटी लाएंगे, बिकॉज ये लॉ की लैंग्वेज के अनुसार ये डिसीजन रॉन्ग है। एज पर लीगल लैंग्वेज ये डिसीजन कहीं नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो एज पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के स्टडी ऑफ द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आज सी डेट में ऐसा वो लोग करते हैं कि सीजी, बंगाल का सीजी महाराष्ट्र के सीजी से एडजस्ट नहीं होगा। 7 बात। 8वीं बात, पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एडजस्ट होगा, फिर कोई और आईटीसी को छूना। क्लियर? इन सब बातों को लिख लेते हैं, फिर ऐसा ये सम बना के देखता हूं तुम लोग कितने अच्छे से करते हो। मजा आ रहा है जीएसटी ग्रेविटी के साथ पढ़ के? हाँ, बिना कॉपी पेपर, बिना कोई किताब में अंडरलाइन किए, सिर्फ सीधा दिल से दिल में। ITC adjustment 49.5 IGST shall be first adjusted with IGST, then CG, SG, UT as per choice of SSC। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देना। हाँ, एज पर चॉइस ऑफ एसएससी, और बाजू में कुछ हाइलाइटर मार देना, अमेंडमेंट। एसएससी वर्ड जीएसटी में नहीं होता, यह हमारी कैजुअल भाषा है जिसमें हम लोग एसएससी वर्ड बोल देते हैं। जीएसटी में एसएससी की जगह वी यूज टू टर्म रजिस्टर्ड पर्सन। तो यदि मेरा एग्जाम्स का नोट होता है, यदि मैं किताब लिख रहा होता, यदि मैं आर्टिकल लिख रहा होता, तो मैं यहाँ पे लिखता है एज पर चॉइस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में एसएससी वर्ड यूज करते हैं, वैसे जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन यूज करते हैं। पहला। दूसरा, सीजीएसटी शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड विथ सीजीएसटी देन आईजीएसटी। तीसरा, एसजीएसटी डब्ल्यूबीजीएसटी कर देते हैं, शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड विथ डब्ल्यूबीजीएसटी देन आईजीएसटी। यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता अंडमान जीएसटी फलाना जीएसटी, यूटीजीएसटी एक ही है। यूटीजीएसटी देन आईजीएसटी। 5वां, फर्स्टली आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शैल बी एडजस्टेड, शैल बी यूटिलाइज। यूटिलाइज वर्ड से अच्छा वर्ड है एडजस्टेड। ये जब तक वो खत्म नहीं हो जाए किसी और को यूज नहीं कर सकता। कौन सा सेक्शन, किसने बोला ये सब बातें? 49A। आईटीसी ऑफ वेस्ट बंगाल जीएसटी, ये बकवास सेंटेंस है, लिखाना नहीं था मुझे, परंतु किसी को डाउट है तो लिख दिया। आईटीसी ऑफ डब्ल्यूबीजीएसटी कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ
CGST, UT GST और महाराष्ट्र GST। समझ लेना, MGST कर दो आप। पॉइंट नंबर 7, ITC ऑफ CGST बाजू में वेस्ट बंगाल कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ CGST बाजू में राजस्थान एज पर। ये इसके बिना अधूरा है, ये लिखना ही पड़ेगा। एज पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसीजन, एज पर स्टॉर्म कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ARA stands for Advanced Ruling Authority। मैं तुम्हें इस केस स्टडी का ना कभी हुआ तो वो भेजूंगा। उनका क्या लिटरेचर था, तुम देखेगा लिटरेचर में कोई लॉजिक ही नहीं दिया, सीधा डिनायल है बस। ठीक है, बैठ के बोल रहे थे आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। मैंने बोला वो तो होगी, मैं ऑथर हूँ भाई 10-12 सालों से। बोला हाँ आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपका डिसीजन उतना ही खराब आया। एनी हाउ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ GST। ये आपके सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक है, ये 20 नंबर तक का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी उसके छोटे छोटे सम से हम लोग प्रैक्टिस इंप्रूव कर रहे हैं। जब भी मौका पड़ेगा अपने ऐसे सम जरूर बनाएंगे। एट्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता furnished you following details: furnished you following details: purchase from local market, purchase of input from local market, 50 lakh plus 12%, purchase of input from Delhi, 30 lakh plus 18%, purchase of capital goods, आप इसका नाम कर दो मशीन, purchase of machine from कर्नाटक, 20 लाख plus 28% on 11 दिसंबर 18 करता है। Hiring of input service, hiring of input service 20 lakh plus 18% from Kolkata, from Kolkata, goods sold, goods sold at Siliguri, सिलीगुड़ी भी वेस्ट बंगाल में ही है, 40 लाख प्लस 18%, गुड सोल्ड एट जयपुर राजस्थान, दूर है, काफी दूर है, 70 लाख प्लस 18%,
फाइंड जीएसटी पेपर।